डायरेक्टर एंड सीनियर ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट रेडियस जॉइंट सर्जरी हॉस्पिटल और इसके साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर यतिंदर खरबंदा, सीनियर कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक्स इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा आपसे है डॉक्टर हिमांशु की आर्थराइटिस या जोड़ों का ये जो दर्द है, ये इसका मुख्य कारण क्या होता है सबसे पहले, और क्या ये उम्र से जुड़ी हुई समस्या है या जीवन शैली से जुड़ी हुई समस्या है? आर्थराइटिस जिसको हम जनरल टर्म में कहते हैं, ये जोड़ों का घिसना होता है किसी भी वजह से, चाहे वो उम्र की वजह से हो, चाहे चोट लगने की वजह से हो। हाँ, जीवन शैली का इसमें काफी प्रमुख इसमें जिसको हम कहते हैं रोल है। और जो वजन है किसी के भी प्राणी का, किसी भी आदमी का जो वजन है, वो सबसे प्रमुख कारण है आर्थराइटिस, खासकर घुटनों का आर्थराइटिस होने के लिए और उसके बढ़ने के लिए। दोनों का कारण जैसे आजकल हम देखा जा रहा है कि जो मोटापे की जो प्रॉब्लम है, जो वजन बढ़ने की प्रॉब्लम है, वो ज्यादा है। तो हाँ, ये कुछ हद तक जीवन शैली से भी जुड़ी हुई है। अगला सवाल डॉक्टर संजय आपसे है, ये बताइए कि आजकल युवावस्था में भी कई युवाओं को जोड़ों का दर्द होता है, लेकिन जब दर्द होता है तो ये कैसे समझा जाए कि ये आर्थराइटिस का पेन है या कोई और दर्द भी हो सकता है? कैसे पता चलेगा ये पहली चीज तो आर्थराइटिस का मतलब समझिए कि जोड़ों में सूजन, उसमें कार्टिलेज का डैमेज, जो जोड़ की चिकनी सतह होती है, उसको आर्थराइटिस कहते हैं। कारण बहुत सारे होते हैं। जीवन शैली भी एक कारण है। अगर हम सही तरीके से अपने शरीर की देखभाल नहीं करते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उससे कार्टिलेज डैमेज होता है। तो अगर दूसरा कारण होता है कि किसी में टेंडेंसी होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है, घरों में और लोगों को होता है, उससे भी आर्थराइटिस डेवलप होता है। तीसरी तरह की आर्थराइटिस होती है कि जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं, जिसको हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस कॉमनली जानी जाती है, जिसमें जोड़ में सूजन आती है, उसकी वजह से कार्टिलेज डैमेज होता है। अगला सवाल मेरा डॉक्टर यतिंदर से है, ये बताइए डॉक्टर साहब कि क्या आर्थराइटिस के कारण जिस तरह का दर्द जोड़ों में होता है, क्या कोई खास गतिविधि करने से इसमें इजाफा भी हो सकता है, दर्द जो है वो बढ़ भी सकता है? दोनों चीजों से जुड़ी है। उम्र से तो कोई किसी को आर्थराइटिस नहीं होता, पर कभी कभी जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारा घुटने का जो लेग्स का एंगल अगर खराब हो तो उससे आगे जाके आर्थराइटिस हो सकता है। पर मेन आर्थराइटिस का कारण जीवन से जुड़ा है। जीवन में जिस तरह से हम व्यायाम करते हैं, जीवन में हमारा वजन कितना है, हम एक्सरसाइज कितना करते हैं, हमारा काम क्या है। अब कई लोगों का काम होता है कि ऊपर नीचे जाना, बहुत ज्यादा सीढ़ियां ऊपर नीचे करना, नीचे बैठ के काम करना, तो इससे जो है आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला सवाल मेरा फिर से डॉक्टर हिमांशु से है। डॉक्टर ये भी कह रहे थे कि जेनेटिक भी हो सकता है। ये बताइए कि क्या वाकई हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है आर्थराइटिस की, और कितनी फीसदी को ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो सकती है, और पहले से अगर किसी को आर्थराइटिस है तो क्या सावधानी वो बरत सकता है आगे उसको और दिक्कत ना हो इसके लिए? आजकल जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ज्यादा, जैसे सब जगह से आजकल प्रोसेस्ड फूड ज्यादा मिलने शुरू हो गए हैं, जंक फूड लोग ज्यादा सेवन करने लगे हैं। तो ऐसा देखा गया है कि इंडिया के अंदर जो जिसे कहते हैं कि रोजाना जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, वो सिर्फ मतलब जो हमारी एवरेज इंडियन जो हमारी कैल्शियम की इंटेक है, वो सिर्फ 300 मिलीग्राम है। बनिस्बत होनी चाहिए कम से कम 1000 से 1200 मिलीग्राम। और विटामिन डी की भी जो कमी है आजकल, क्योंकि लोग धूप में नहीं बैठते, बाहर काम नहीं करते, जिसकी वजह से कैल्शियम तथा विटामिन डी दोनों की कमी पाई जाती है, खासकर युवा पीढ़ी के अंदर। और इसकी ये भी एक कारण है जोड़ों में दर्द होने का। और जो लोग कंप्यूटर के साथ जुड़े रहते हैं, सारा दिन कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, एक्टिविटी नहीं करते हैं या कम एक्टिव है, उनमें भी जोड़ों का ज्यादा होना मतलब देखा गया है कि उसमें ज्यादा जोड़ों की दर्दों की संभावना रहती है। डॉक्टर यतिंदर खरबंदा आपसे जानना चाहेंगे कि अब सवाल ये है कि इसका सबसे कारगर इलाज क्या है, तो इसके जवाब में एक ही नाम सामने आता है, वो है नी रिप्लेसमेंट। लेकिन लोगों में इसको लेके बहुत डर भी है, क्योंकि इसमें अगर प्रैक्टिकली बोले तो घुटना बदलना पड़ता है। कितना सुरक्षित है ये ऑपरेशन?
आजकल ये घुटने की सर्जरी काफी सुरक्षित हो गई है। इसके लिए कुछ चीजें पहले जरूर करनी चाहिए। ये हमको देखना चाहिए कि जो भी पेशेंट सर्जरी करवाना चाह रहा है या जिसकी सर्जरी का सोचा जा रहा है, उनकी मेडिकल कंडीशंस ठीक हैं, उनकी शुगर कंट्रोल में है, उनका हार्ट कंडीशन कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा। अगर कोई हार्ट में प्रॉब्लम है तो वो ठीक होना चाहिए, किडनी की कंडीशन ठीक होनी चाहिए, लंग्स की कंडीशन ठीक होनी चाहिए, और अगर पहले से ही एक्सरसाइज शुरू हो जाए उसकी तो वो भी करना चाहिए। सो पेशेंट को पहले सुरक्षित करना चाहिए कोई भी सर्जरी करने से पहले, और अगर वो सब कंट्रोल में आ जाए तो ये सर्जरी बहुत ही सुरक्षित है, ऑलमोस्ट 98%, 99% सुरक्षित है। बिल्कुल, तो तमाम चीजों का अगर ख्याल रखा जाए तो 98 से 99% ये ऑपरेशन सक्सेसफुल भी होता है और सुरक्षित भी होता है। अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर श्रीवास्तव कि इस सर्जरी में एक तो कितना वक्त लगता है अमूमन, और कैसे परफॉर्म किया जाता है? अगर आप आज की बात करें तो अब सर्जरी को मिनिमल इन्वेसिव तरीके से या छोटे चीरे से परफॉर्म किया जाता है, जिसमें काटपीट कम होती है, मरीज की रिकवरी फास्ट होती है और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम होते हैं। यूजुअली मरीज जो है अगले दिन या उसके अगले दिन तक चलना फिरना शुरू हो जाता है। जब मरीज अस्पताल से जाता है तो अपनी नॉर्मल दिनचर्या कर सकता है। शुरू में कुछ दिन सहारे के साथ चलना पड़ता है, उसके बाद मरीज नॉर्मल तरीके से चलना फिरना अपनी सारी एक्टिविटी कर सकता है। डॉक्टर संजय, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, जब पेशेंट्स इतना बड़ा ऑपरेशन करवाते हैं तो उनके मन में बहुत डर होता है, तो बार बार उनको अश्योर और रिअश्योर करने की जरूरत होती है। ये बताएं कि नी रिप्लेसमेंट की जो पूरी सर्जरी है ये कितनी सुरक्षित है किसी पेशेंट के लिए? सेफ्टी वाइज मैंने जैसा बताया कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी में इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड सेफ सर्जरी। जब भी हम सर्जरी प्लान करते हैं तो मरीज की सारी स्थिति, सारी जांचें होती हैं कि वो मरीज इस ऑपरेशन के लिए तैयार है कि नहीं और उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। अगर सब चीजें मरीज के फेवर में होती हैं तो सर्जरी की जा सकती है और रिस्क इन्वॉल्व बहुत ज्यादा नहीं होता है नॉर्मली। अगर मरीज को और बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं या बहुत ही डिले कर दिया है, बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, तो उसके साथ रिस्क बढ़ता जाता है। डॉक्टर हिमांशु, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आर्थराइटिस के इलाज के लिए कई विकल्प ऐसे उपलब्ध हैं बाजार में, जैसे दवाइयां हैं, घुटनों में लगाने वाले कई तेल हैं, कई ऑइंटमेंट्स हैं, लेकिन जो कि लोगों को मिसलीड भी कई बार करते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा है, मार्केट में जैसे हमारे इंडिया के अंदर लोगों को धारणा है कि अगर हम शल्य चिकित्सा या सर्जरी की तरफ जाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा। जैसे वाजपेयी जी का एग्जाम्पल भी लोग लेते हैं कि वो ठीक से नहीं चल पाए ऑपरेशन के बाद। देखिए, ऐसा है कि आर्थराइटिस की पहले तो स्टेज पता करनी चाहिए कि किस स्टेज पे आर्थराइटिस है। अगर आप जल्दी इसका पता लगा लेते हैं, आप अपनी जीवन शैली को मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं और कुछ दवाओं से आपका दर्द कंट्रोल में किया जा सकता है। ये जो इंजेक्शन कहते हैं कि इससे ये बीमारी ठीक हो जाएगी, इंजेक्शन से, सिर्फ इंजेक्शन से बीमारी ठीक नहीं हो सकती। हाँ, कुछ दिनों तक इसके लक्षण जरूर कम हो जाएंगे, लेकिन ये क्यूरेटिव नहीं है। और ऐसी कई सारी चीजें हैं जैसे संधि सुधा, जैसे एक्यूपंक्चर और कई सारी चीजें हैं। हाँ, ये दर्द कुछ हद तक कम कर सकती है, लेकिन ये आर्थराइटिस का इलाज नहीं है परमानेंट। लेकिन अगर आर्थराइटिस की वजह से जोड़ बिल्कुल जाम रहने लगे, आपकी जीवन शैली जो है उसमें विघन आना लगे, जिसे हम एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग कहते हैं, साधारण एक्टिविटीज जो पहले आप कर पाते थे अब नहीं कर पाते हैं, अगर आपके जोड़ मुड़ने लगे, टेढ़े होने लगे, इसका मतलब ये आर्थराइटिस एडवांस स्टेज में है या ज्यादा स्टेज में पहुंच गया है। तो उस स्थिति में सर्जरी की जरूरत पड़ती है, खासकर जोड़ प्रत्यारोपण की, जिसको हम जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं। और ये एक सफल ऑपरेशन है और पूरे विश्व में काफी तादाद के अंदर ये ऑपरेशन किए जा चुके हैं और काफी लोगों को इससे फायदा भी मिला है। डॉक्टर हिमांशु, ये भी एक सवाल है, जो लोग आर्थराइटिस से, जोड़ों के दर्द से परेशान होते हैं, वो अक्सर यही जानना चाहते हैं कि क्या इस बीमारी का कोई परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट इलाज है? आर्थराइटिस का जैसे मैंने बताया शुरू के अंदर, पहले तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले इसको बचाया कैसे जाए।
अपने जोड़ों को, जैसे आजकल लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी ज्यादा मतलब इन्वॉल्व होते हैं, तो अपने जोड़ों को बचाएं, मतलब चोट नहीं लगे। जैसे आप रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं उनमें भी जोड़ डैमेज हो सकते हैं, खासकर जो यंग लोग हैं उनके अंदर। तो पहली बात तो चोटों से बचें, एक बात अपने जोड़ों को बचाएं, दूसरा अपना वजन कंट्रोल में रखने, अपना खान पान पे ध्यान रखने, एक्टिव रहें, अपनी जीवन शैली को एक्टिव रखें। तीसरी चीज, कैल्शियम और विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में रहे ताकि आपकी हड्डियां खोखली नहीं रहे या कमजोर नहीं हो। और अगर जिसे कहते हैं परमानेंट इलाज, अगर आर्थराइट आपका जोड़ इतना खराब हो गया है कि आपकी रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज आप पहले कर पाते थे अब नहीं कर पाते, जिसे हम एडीएल्स कहते हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, अगर नहीं कर पाते हैं तो हाँ, जोड़ प्रत्यारोपण उसका एक परमानेंट विकल्प है और उसको मतलब किया जा सकता है। डॉक्टर संजय, आपसे ये सवाल है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट किसको करवाना चाहिए और कब करवाना चाहिए? टोटल नी रिप्लेसमेंट आखिरी उपाय है जोड़ के डैमेज के लिए कि जब जोड़ पूरी तरह से डैमेज है, मरीज को अपनी रोजमर्रा के काम करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है या अपने रोजमर्रा के काम को कट डाउन करना पड़ता है, वो नहीं कर पाता। ये एक स्थिति होती है कि जिसमें टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए और स्पेशलिस्ट को दिखा के राय लेनी चाहिए। डॉक्टर यतेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर जो भी आर्थराइटिस से पीड़ित होते हैं वो इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अब परमानेंट सोल्यूशन उन्हें चाहिए कि अब दोबारा ये समस्या उनको ना हो। परमानेंट इलाज क्या हो सकता है इस बीमारी का? परमानेंट इलाज आर्थराइटिस का तो ये है कि जब वो बहुत आगे बढ़ जाए तो फिर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसमें घुटना बदलते हैं, वो किया जाता है और उससे जो है काफी अरसे तक, काफी सालों तक पेशेंट को आराम मिल जाता है और चलने फिरने में भी काफी आरामी आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि टोटल नी रिप्लेसमेंट अगर किसी पेशेंट को चाहिए, वाकई एकदम टोटल नी रिप्लेसमेंट की जरूरत उसको हो गई है, उसके जोड़ों को हो गई है, तो इसका एहसास उसको कब होगा और किस तरह के पेशेंट्स को इस ऑपरेशन को करवाना चाहिए? टोटल नी रिप्लेसमेंट उन लोगों को करनी चाहिए जिनका दर्द घुटने की आर्थराइटिस से बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जिनका आर्थराइटिस बहुत एडवांस स्टेजेस में आ जाए और कोई और ट्रीटमेंट काम ना कर रही हो। और ट्रीटमेंट मतलब पहले जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, वेट कम करते हैं, अपना एक्टिविटीज जो उठने बैठने की, दौड़ने की, वो अगर कम कर दें, अब इन चीजों से अगर दर्द कम हो जाए तो वो पहली ट्रीटमेंट मानी जाती है। पर इन सब चीजें करने के बावजूद भी और अगर आर्थराइटिस बड़ा हो, काफी एडवांस स्टेजेस में हो, तब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात होनी चाहिए और वो भी उन लोगों में जिनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा हो। बहुत यंग लोगों में ये ऑपरेशन एकदम इसका सोचना नहीं चाहिए। डॉक्टर हिमांशु, आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि ये जो सर्जरी है इसमें सबसे पहले तो लोग ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन है, नी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन है, इसमें कितना वक्त लगता है, और उसके बाद ये भी जानना चाहते हैं लोग जब ऑपरेशन करवाने के लिए जाते हैं कि पूरा ऑपरेशन होता कैसे है, कैसे परफॉर्म किया जाता है इसको? देखिए, ये जो सर्जरी है, जो जोड़ प्रत्यारोपण की जो सर्जरी है, बेसिकली दो तरीके से की जाती है आजकल। एक तो जैसे कंप्यूटर हमारे हर जीवन शैली में आ गया है, तो इसी तरह जो कंप्यूटर का इस्तेमाल है वो जोड़ प्रत्यारोपण में भी आ गया है, ताकि जो जॉइंट हम अंदर डालें उसमें कंप्यूटर से उसको बिल्कुल एक्यूरेट डालें, मतलब 0% एरर में डालें। ठीक है। दूसरा, कन्वेंशनल टेक्निक से भी सर्जरी की जाती है। उसमें बेसिकली जो कंप्यूटर नेविगेशन में और जो हम जो कन्वेंशनल करते हैं उसमें ये फर्क है कि वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से की जाती है और उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि एक्यूरेसी बढ़ती है। और इस एक घुटने का टोटल प्रत्यारोपण करने में करीब 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक लगता है।
और ये यूजुअली इसके लिए पूरा बेहोश नहीं करना पड़ता मरीज को। यूजुअली जिस हिस्से की सर्जरी होती है सिर्फ उसी को शून्य किया जाता है, और आजकल काफी इसमें रिहैब बहुत फास्ट हो गया है। जिस दिन सर्जरी की जाती है उस दिन या उसके अगले दिन मरीज को खड़ा करने के लिए कहा जाता है या प्रोसाइड